अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने छोड़ा था पिछले पार्ट में। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो है वो होती है, या नेट फोर्स जो भी एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो अगर टोटल फोर्स या नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो उस सूरत में m इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इम्प्लाई करता है ए सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्या मतलब इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए याद रख लें, ठीक है। और ये वाली जो एग्जांपल यहाँ पे उसने कोट की हुई है, इसको गौर से पढ़ना है, ज़हन नशीन रखना है इसको। ये आइडियाज़, इस तरीके के आइडियाज़ हैं जो आपको फिर हेल्पफुल होंगे वहाँ पे जनरल एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में, ठीक है। हाँ, ये भी पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ना है लाजम तौर पे। ये किताब आपके पास मौजूद है। यहाँ पे मैं अगर डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे ये बताना है आपने क्या क्या करना है, और डिस्कशन में आप ये पढ़ के आएँ और डिस्कशन में मेरे साथ बात करें, तो मैं फिर आपके साथ जो है वो इसमें मज़ीद तफसील के साथ बात कर सकता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक्स सेंटर ऑफ मास का मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और इन जनरल जो है वो पोजीशन वेक्टर अगर हम उसका निकालना चाहें सेंटर ऑफ मास का, तो ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ये फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके हवाला से उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी फिगर के एतबार से उसका जो सेंटर बनता है, उसकी शेप के एतबार से जो उसका सेंटर, उसको ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ किया ये इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर लेमिना है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये होगा, और अगर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। लेकिन अगर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं होगा। ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं होगा। अब आपने वो जो एग्जांपल मैंने वन डायमेंशन में दी थी उसमें क्या था, दो पार्टिकल्स हैं, उनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। जो ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर नहीं बनता। हालांकि उनका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक सेंटर है, लेकिन उनका ज्योमेट्रिक सेंटर के एतबार से वो पॉइंट नहीं बनता किसी भी पॉइंट की, अगर सिमेट्री हो तो। अगर वही हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ले लेते पार्टिकल नंबर 1 के ऊपर, और फिर उसके मुताबिक जो है वो x1 और x2 और मैसेज को बराबर रख लेते, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो जानी थी, और जो शेप है वो भी सिमेट्रिक हो जानी थी, तो फिर उसका एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाना था सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए ये जो एमसीक्यूज़ के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपसे जो जनरल एमसीक्यू कर सकता है वो ये कर सकता है कि एक आपको ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाएगा और कहेगा ये सिमेट्रिकल है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। जैसे स्फेरिकल शेल कहे, वो स्फेरिकल जो स्फेरिकल शेल कहे, स्फेरिकल बॉल कहे, तो आपने कहना है कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर सेंटर ऑफ द स्फेयर के ऊपर है। इसलिए चूँकि ये सिमेट्रिक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी सेम है तो फिर उसमें ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास जो है वो भी ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर होगा। तो ये बात लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये उसने कुछ ना कुछ शेप्स बनाई हुई हैं, ये आपने खुद देखनी है। उनके सेंटर ऑफ मास निकाले हुए हैं, उनको कैलकुलेट करना ज़रा सीखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो अक्सर बीएससी में लोग करते रहते हैं, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिप है जो उसने बेंड करके सेमी सर्कुलर बनाई हुई, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको उसने आसानी के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में उसको इस तरीके से सिमेट्रिक रखा है अबाउट वाई एक्सिस, ताकि उसका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए। तो वाई एक्सिस के ऊपर जब वो कैलकुलेट करता है तो ये वाला रिलेशन निकला है कि जो उसका रेडियस बनेगा जिसमें आपने उसको बेंड किया है, उस रेडियस का
0.63 टाइम्स ओरिजिन से लेकर के उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट मौजूद होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। ये मोमेंटम एट हाई स्पीड है, ये फार्मूला लाजमी तौर पे याद रखना है। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम एट हाई स्पीड का मतलब ये है कि ये वाला फार्मूला वैलिड होगा, और जो नॉर्मल स्पीड है उसमें ये वाला फार्मूला वैलिड होता है, p = mv वाला। यहाँ पे ये उसने कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये न्यूटन चेक करना दोबारा से। और ये रिलेशन बिटवीन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है p²/2m के। तो यहाँ से भी वो जो काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमने कहा था उसको आप देख सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है। और मेरा ख्याल है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रॉकेट इक्वेशन होगी, वो हम देख लेते हैं। ये वर्क डन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सेंटर ऑफ मास है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की एग्जांपल्स जैसे रॉकेट है वो आप दे सकते हैं, एक आध इसने और कैलकुलेट की हुई है, सॉरी कोट की हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये इसको कहते हैं रॉकेट इक्वेशन, ये याद करनी है आप लोगों ने ना, रॉकेट इक्वेशन इसको कहते हैं, आपने याद करनी है आप लोगों ने। इसमें आपने याद रखना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है और ये क्या है। तो एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला है यहाँ पर, ये उसने उसकी डिस्कशन की हुई है। ये है रॉकेट इक्वेशन, mdv/dt इज इक्वल टू माइनस v relative dm/dt, ठीक है। dm/dt इज़ नेगेटिव, ये भी ध्यान में रखना है। dv इज़ इक्वल टू, यानी वेलोसिटी उसकी, चेंज इन वेलोसिटी, उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला ये बन गया। और ये इम्पॉर्टेंट रेशो है, ये आपने याद रखनी है। इसमें सिर्फ उसने ये किया कि रॉकेट जो है वो v इज़ इक्वल टू vi0 से स्टार्ट करता है अपने मोशन को, और उसकी फाइनल मास और इनिशियल मास की जो रेशो होती है वो बराबर होती है -e v रॉकेट डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। ये इस फार्मूले से आप डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। ये एक और उसने वेरिंग मास की जो एग्जांपल दी हुई है, बहरहाल ये मेरा ख्याल रॉकेट वाली आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देख लें सेंटर ऑफ मास इनकी दी हुई है इन शेप्स की। नेक्स्ट डिस्कशन कोलिजन की है। कोलिजन जो है वो हम देख चुके पहले पार्ट में। अच्छा, स्पॉन्टेनियस डिके, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, इसलिए यहाँ पर आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। Of the more than 2000 species of atomic nuclei that have been identified so far, MCQ point. The majority are unstable. Sooner or later, get rid of all its part, all or part of its energy by breaking up into such radioactive decay process. Range from billion of years. ये U-238 की का बिलियन ऑफ ईयर इसकी हाफ लाइफ होती है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ये ओपन हो सकते हैं प्रोसेसेस, और
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो डिके इस फॉर्म का होता है, सिंगल पार्टिकल जो है वो दो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है in a complete inelastic collision the kinetic energy of the colliding particle is lost in the collision. Of course the total energy must be conserved. ये उसने पार्टिकल का कोलिजन जो है वो इसका रिएक्शन रिवर्स बता दिया, ये हो जाता है। और अगर दो पार्टिकल को मिलाएं तो उनसे एक पार्टिकल बन जाता है। ये रिवर्स रिएक्शन है, उसमें ज़्यादा सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिडेट रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे उसने कुछ कैलकुलेशंस की बातें की हुई हैं, आप इनको देख सकते हो अपनी डिस्कशन के लिए। एक्चुअली हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं वो करने हैं हमारे डिस्कशन के अंदर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के ज़हननशीन रखिएगा, तो इंशाल्लाह हम बाद में फिर बात करेंगे।